नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है, इस समय पर हम जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हुई हैं, रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। और रचनाओं के क्रम में दोस्तों आप लोगों को पता है कि इकाई 6 UGC नेट JRF की इकाई जो 6 है, उसमें दोस्तों उपन्यास लगे हुए हैं। और उपन्यासों में दोस्तों इस समय पर हम तमस उपन्यास, जो कि विभाजन पर आधारित एक उपन्यास है, 5 दिनों की इसमें त्रासदी का वर्णन है, भीषम साहनी जी का उपन्यास है, उसका हम दोस्तों अध्ययन कर रहे हैं। तो आप लोगों को दोस्तों बता दूं, अगर आप लोग इसी वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं हमसे, तो इससे पहले दोस्तों तमस उपन्यास के खंड 1 के दोस्तों 2 अध्यायों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके दोस्तों तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। पहले दोस्तों तमस उपन्यास खंडों में विभाजित है और खंडों के बाद में अध्यायों में विभाजित है। तो हम तमस उपन्यास के खंड 1 के पहले और दूसरे अध्याय के दोस्तों अध्ययन कर चुके हैं। 2 वीडियो इससे पहले आ चुके हैं तमस उपन्यास के। आज दोस्तों इसका तीसरा वीडियो है, तीसरे अध्याय का। आज हम दोस्तों तीसरे अध्याय से इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल में, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को हमारे इसका लाभ पहुँच सके और हमारा प्रयास सार्थक हो सके। दोस्तों आप लोगों से फिर एक बार कहूँगा कि तमस उपन्यास आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, जब भी अध्ययन शुरू करिएगा इस वीडियो से ही आप लोग मत जुड़िएगा इसके पहले, क्योंकि पहला अध्याय और दूसरा अध्याय खंड 1 का हो चुका है। आप लोग अगर उनको नहीं देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले जाकर के खंड 1 के अध्याय 1 और अध्याय 2 दो वीडियो इसके पहले प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। ये तीसरा वीडियो है तमस उपन्यास का खंड 1 का तीसरा अध्याय से आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आते हैं सीधे अपने विषय वस्तु पर, सीधे अध्ययन करते हैं खंड 1 के तीसरे अध्याय का। गली में कदम रखते ही नत्थू दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, पहले अध्याय में नत्थू का वर्णन था। तो गली में कदम रखते ही नत्थू ने चैन की सांस ली। गली में अंधेरा था, जबकि सड़कों पर अंधेरा छटने लगा था। नत्थू जल्दी से जल्दी गलियों का जाल लांघकर अपने डेरे पर पहुंच जाना चाहता था। उस बदबू भरी कोठरी में से निकलकर उसने खुली हवा में चैन की सांस ली। जिस भांति उसकी रात बीती थी, उसकी तुलना में अधजगी गलियों में उसे शांति का भास हुआ। बाईं ओर उसे औरतों के धीमे धीमे बतियाने और चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ें आईं। उसने पास से गुजरते हुए देखा, नल के किनारे 2-3 औरतें अपने अपने घड़े सामने रखे बैठी बतिया रही थी। नल में अभी पानी नहीं आया था। नत्थू को यह भी भला लगा। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसके पैर को ठोकर लगी। उसे लगा जैसे उसके पाँव में टकराकर कोई चीज़ बिखर गई है। फिर वह समझ गया और समझते ही उसका शरीर झंझना उठा। एक घर के सामने कोई औरत टोना कर गई थी। क्या कर गई थी दोस्तों? टोना कर गई थी। कुछ थिगलियों में लिपटे कंकड़ और गूंधे आटे का पुतला और उसमें खोसी हुई लकड़ी की खपचियाँ थी। कोई बदनसीब औरत अपना क्लेश किसी दूसरे के घर पर डालने के लिए, टोना टोटका होता नहीं दोस्तों, तो कोई बदनसीब औरत अपना क्लेश किसी दूसरे के घर पर डालने के लिए टोना कर गई थी। नत्थू ने इसे अपने लिए अपशगुन समझा। ऐसी रात बिताने के बाद टोने पर पैर आ जाने पर गहरी खींच उठी, पर दूसरे ही क्षण वह संभल गया। आम तौर पर ये टोने बच्चों पर से ग्रह टालने के लिए किए जाते हैं, जबकि आमतौर पर दोस्तों ये जो टोने हैं, तो टोने बच्चों पर से ग्रह टालने के लिए किए जाते हैं, जबकि नत्थू के कोई औलाद नहीं थी। वह आश्वस्त सा फिर आगे बढ़ा। इस गली को वह भली भांति पहचानता था। जहाँ से वह गली में दाखिल हुआ था, वहाँ कुछ दूरी तक मुसलमानों के घर थे, एक दो धोबियों के, कुछ कसाईयों के, जो गली के बाहर छोटी सी सड़क के किनारे गोश्त की दुकानें लगाते थे। यहीं पर दोस्तों
महमूद महमूद हमाम वाला, यहीं पर दोस्तों महमूद हमाम वाला भी रहता था। आगे चलकर कुछ घर हिंदुओं और सिखों के पड़ते थे और गली के अगले छोर तक पहुँचते पहुँचते फिर मुसलमान सिखों के घर शुरू हो जाते थे। एक घर के अंदर से गरजते हुए, एक घर के अंदर से गुजरते हुए उसे अंदर से किसी बूढ़े की आवाज़ आई, या अल्लाह कुल दी खैर, या अल्लाह कुल दी खैर कुलदा भला। बूढ़ा जागकर सभी के कुल की दुआ कर रहा था। फिर उसके बखारने और अंगड़ाई लेकर उठने की आवाज़ आई। लोग जाग रहे थे। वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा। वह दोस्तों वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि उसका दायां पैर किसी लसलसी चीज़ में धंस गया और वह गिरते गिरते बचा। साथ ही गोबर की तीखी गंध आई। उसने खींचकर पैर निकाला तो अध टूटा घड़ा लुढ़क गया। वह समझ गया, और जहाँ पहले उसके मुंह में से गंदी गाली निकलने जा रही थी, वहाँ एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर खिल गई। वह दोस्तों वह समझ गया, और जहाँ पहले उसके मुंह में से गंदी गाली निकलने जा रही थी, वहाँ एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर खेल गई। टोने का अपशकुन इस ठोकर ने जैसे धो पोंछ डाला। कुछ दिन से तपिश बढ़ रही थी और आसमान से छींटा नहीं पड़ा था। जब कभी छींटा पड़ने में देर हो जाती तो मोहल्ले में मनचले लड़के टूटे घड़े से टूटे घड़े से गोबर और गाय घोड़े का मूत्र इकट्ठा करके किसी मूंजी के घर की ड्योढ़ी में फेंक आते थे। इसे बारिश बुलाने का शगुन माना जाता था। एक घर के सामने एक आदमी गली में बंधी गाय के पास खड़ा सानी पानी कर रहा था। पास ही किसी घर में से प्याले खनकने और साथ में चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ आई। चाय तैयार हो रही थी। इतने में सामने से कोई औरत दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे मुंह से गुनगुनाती हुई पास से गुजरी। उसने हाथ में कटोरी उठा रखी थी। कोई औरत मंदिर या गुरुद्वारे में माथा नवाने जा रही थी। नत्थू ने मन ही मन कहा, बड़े सहज सामान्य ढंग से दिन का व्यापार शुरू हो रहा था। तभी गली के सिरे की ओर से नत्थू को इकतारा बजने और साथ में किसी फकीर के गाने की आवाज़ आई। यह आवाज़ वह पहले भी सुन चुका था, पर उसने इस फकीर को कभी देखा नहीं था। प्रभात के झुटपुटे में यह फकीर अक्सर इकतारा बजाता और धीमी आवाज़ में गाता हुआ शहर की गलियों में से गुजर जाया करता था। विशेषकर रमज़ान के दिनों में, जब मुसलमान लोग सुबह सवेरे उठकर अपना रोज़ा खोलते थे। नज़दीक पहुंचने पर उसने देखा, फकीर ऊंचे कद का, लंबे छरहरे बदन का बूढ़ा आदमी था। छोटी सी सफ़ेद दाढ़ी और सिर पर चिंदिया टोपी और लंबा चोंगा और कंधे पर से बड़ा का झोला लटक रहा था। नत्थू रुक गया। वह चाहता था कि फकीर के गीत के शब्द उसके कान में पड़े। तैनू गाफला जागनाई चिड़िया बोल रहिया, तैनू गाफला जागनाई चिड़िया बोल रहिया, आए गाफिल, तू अभी तक सोया पड़ा है जबकि पक्षी चहचहाने लगे हैं। फकीर गीत गाता हुआ आ रहा था। एक तारे की धीमी सी आवाज़ जो अक्सर नत्थू के सपनों में घुल मिल जाया करती थी और सोए सोए भी उसे प्यारी लगती थी, अब भी उसे बड़ी मीठी लगी। उसने जेब में से एक पैसा निकालकर फकीर के हाथ में दे दिया। अल्लाह सलामत रखे, घर भरे रहे, फकीर ने दुआ दी। नत्थू आगे बढ़ गया। गली पार करने पर वह कुछ उजाले में आ गया। यहाँ से तांगा हाँकने वाले गाड़ी वालों का मोहल्ला शुरू हो जाता था। सड़क पर पहुँच जाने पर भी दृश्य बहुत कुछ बदला नहीं था, केवल यहाँ उजाला हो चला था। सड़क किनारे 2-3 तांगे खड़े थे, जिनके बम आसमान की ओर उठे हुए मानो सबके लिए दुआ मांग रहे थे। लंबी दीवार के सामने खड़ा एक गाड़ीवान अपने घोड़े को खरहरा कर रहा था। पास में बैठी 2 औरतें गोबर की थापियां बना कर अभी से मिट्टी की दीवार पर लगा रही थी।
सड़क के बीचों बीच एक घोड़ा अपने आप अकेला ही सहज स्वाभाविक गति से चहलकदमी कर रहा था। प्रातः काल के शांत सुहावने समय में जगह जगह हल्की हल्की जीवन की गति अंगड़ाइयाँ ले रही थी। नत्थू को लगा जैसे वह टहलने निकला है। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे या पहचाने, पर साथ ही साथ उसके मन की अपनी बड़बड़ाहट बहुत कुछ दूर हो चुकी थी और वह स्वयं चहलकदमी सी करता हुआ एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, छकड़ा कहाँ तक पहुँचा होगा? छकड़ा कहाँ तक पहुँचा होगा? छकड़ा दोस्तों किस लिए? सूअर को ले जाने के लिए। तो वह किस ओर जा रहा होगा? बड़ा असंगत सा सवाल था, पर ख्याल आते ही अनायास ही उसके कदम तेज हो गए। क्या वह दूर छावनी में पहुंच चुका होगा? संभव है सलोतरी के अस्पताल के सामने इस वक्त खड़ा हो। नत्थू के मुंह से गाली निकली, क्या दिन के वक्त सूअर को नहीं मारा जा सकता था? सलोतरी को मरे हुए सूअर की क्या जरूरत पड़ गई? जरूर कहीं सूअर का मांस बेचने के लिए उसे मरवाया गया होगा। रात का व्यापार याद करके उसके बदन में सिहरन सी हुई। उसने बड़ी भौड़ी रात काटी थी। पसीना, सूअर की बू, बंद कोठरी, सूअर की हुंकारे। 3 बार सूअर ने अपनी थुथनी से उसके पैर चाटे थे और उसकी चमड़ी ही पैरों पर से नोच डाली थी। सूअर के मरने तक नत्थू स्वयं अधमरा सा हो चुका था। भाड़ में जाए मुराद अली। तो दोस्तों क्या कह रहा है नत्थू कि भाड़ में जाए मुराद अली। जहाँ नत्थू का मन आएगा वहीं घूमेगा। उसने जेब पर हाथ लगाकर फिर से नोट की चरमराहट सुन ली। हमें क्या, हमने अपने पैसे खरे कर लिए हैं। चरनी के पास पहुंचकर वह दाएं हाथ घूम गया। तभी दूर शेखों के बाग की घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। शायद 4 का घंटा बजा रही थी। इस वक्त उसकी आवाज़ कितनी साफ सुनाई दे रही थी। दिन के वक्त कभी सुन नहीं पड़ती थी, शहर के शोर में खो जाती थी। इस वक्त तो लगता आसमान के रास्ते आकर उसके कानों में पड़ रही है। कुछ ही क्षणों बाद दूर शहर के बीचों बीच ऊंचे टीले पर बने शिवालय पर से मंदिर की घंटियों की आवाज़ आई। आवाज़ें बढ़ रही थी। जगह जगह घरों के दरवाजे खुल रहे थे। कुछ लोग बखारते अपनी छड़ियाँ सड़क पर पटपटाते घूमते जा रहे थे। एक बकरवाहा अपनी 3-4 बकरियाँ लिए बकरियों का दूध बेचने निकल रहा था। नत्थू के कदम फिर शिथिल पड़ गए। उसे सुबह की शीतल सुहावनी हवा में घूमने में मजा आ रहा था। अब वह गाड़ी वालों का मोहल्ला लांघ आया था और इमाम दीन के मोहल्ले के बाहर, तो कहाँ पे दोस्तों? इमाम दीन के मोहल्ले के बाहर कमेटी के बड़े मैदान के किनारे रेलिंग के साथ साथ चलता जा रहा था। दाएं हाथ रेलिंग के पार ढलान थी और ढलान उतरकर बहुत बड़ा मैदान शुरू हो जाता था। इस मैदान में हर आए दिन कुछ न कुछ होता रहता था। जाड़ों में हर इतवार को यहाँ कुत्तों की लड़ाई हुआ करती थी। लोग शर्तें बांधते थे। जख्मी कुत्ता मैदान में से भागने की कोशिश करता तो चारों ओर खड़ी भीड़ उसे भागने नहीं देती थी। यहीं पर इसी मैदान में नेजाबाजी हुआ करती थी। हजारों का जमाव होता था। यहीं पर बाहर से आने वाले सर्कस लगा करते थे। ताराबाई का सर्कस और परशुराम का सर्कस। यहीं पर बैसाखी का ढोल बजा करता था और दंगल हुआ करता था। यहीं पर अब सियासी जलसे होने लगे थे। अब आए दिन जलसे होते थे। इस मैदान में मुस्लिम लीग के जलसे होते थे। तो इस मैदान पे दोस्तों मुस्लिम लीग के जलसे होते थे। बेलचा पार्टी के भी कांग्रेस के जलसे यहाँ से दूर अनाज मंडी के पास छते हुए मैदान में होते थे। उसने जेब में से बीड़ी निकाली और ठंडी ठंडी रेलिंग पर बैठकर बीड़ी के कस लगाने लगा। तभी इमाम दीन के मोहल्ले के पीछे से मस्जिद में से अजान पढ़ने की आवाज़ आई। प्रभात का अंधेरा एक और परत छन कर गिर गया था और आसपास के घर कुछ साफ नजर आने लगे थे। नत्थू रेलिंग पर से उतर कर आया और बिगड़ी बुझा दी और फिर से इमाम दीन के मोहल्ले की गलियों का रुख किया।
उसे सहसा याद हो आया था कि मुराद अली इसी कमेटी के मैदान के एक और कहीं रहता है। उसे दोस्तों याद हो आया था कि मुराद अली इसी कमेटी के मैदान के एक और कहीं रहता था। उसे यकीनी तौर पर तो मालूम नहीं था, लेकिन उसने दो एक बार मुराद अली को उस ओर से आते देखा था। यूँ तो मुराद अली शहर भर में घूमता था, अपनी पतली सी छड़ी उठाए सड़कों के बीचों बीच चलता, कभी किसी मोहल्ले में तो कभी किसी मोहल्ले में नजर आया करता था। उसकी घनी काली मूँछों के बीच कभी भी उसके दांत नजर नहीं आते थे, हंसता भी तब भी नजर नहीं आते थे, केवल बाछें खिल जाती थी और उसकी गोल मटोल चेहरे में आँखें छोटी छोटी पैनी पैनी आँखें सांप की आँखों की तरह चमकती रहती थी। क्या मालूम यहीं कहीं फिर से नजर आ जाए। यहाँ से चल देना ही बेहतर है, अगर कहीं उसने देख लिया तो बिगड़ेगा। उसने नत्थू से ताकीद की थी कि सूअर की लाश उठवा देने के बाद वह उस कोठरी में मुराद अली का इंतज़ार करे, पर नत्थू वहाँ से भाग आया था। सूअर कटाई के पैसे मिल गए तो क्यों वहाँ कचरे और बू में पड़ा रहता। नत्थू एक सकरी गली में दाखिल हो गया और कुछ दूर जाकर दाएं हाथ को एक दूसरी गली में मुड़ गया, जो बल खाती हुई उत्तर की ओर चली गई थी। थोड़ी दूर जाने पर उसके कानों में किसी गान मंडली की आवाज़ पड़ी, वैसी ही जैसे कुछ देर पहले फ़कीर के गाने की आवाज़ आई थी। वह कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था कि दूर सामने वाली गली के मोड़ पर उसे गाने वालों की आवाज़ अधिक स्पष्ट और ऊंची सुनाई देने लगी। नत्थू समझ गया था कि यह कोई प्रभात फेरी की मंडली होगी। उन दिनों शहर में कुछ ज़्यादा ही जल्द से जुलूस नजर आने लगे थे। नत्थू की समझ में कुछ भी साफ नहीं था, पर हवा में नारे थे और उन्हें वह बहुत दिनों से सुनता आ रहा था। यह गान मंडली कांग्रेस वालों की जान पड़ती थी। तो किसकी दोस्तों है ये गान मंडली? कांग्रेस वालों की जान पड़ती थी, क्योंकि मंडली के आगे आगे कोई आदमी तिरंगा झंडा उठाए आ रहा था। जब मंडली नज़दीक पहुंची तो नत्थू एक ओर को गली की दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया। मंडली गीत गाती हुई सामने से गुजरने लगी। उसने देखा 8-10 लोग थे। दो एक के सिर पर सफ़ेद गांधी टोपी थी, कुछ के सिर पर फैज टोपी थी, दो एक सरदार भी थे, उम्र रसीदा लोग भी थे और जवान भी। उसके पास से गुजरने पर एक आदमी ने ऊंची आवाज़ में नारा लगाया, कौमी नारा, वंदे मातरम, बोल भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। इसके बाद सहसा केवल क्षण भर की चुप्पी के बाद इसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों क्या यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे उसके पास से गुजरने पर एक आदमी ने, उम्र रसीदा लोग भी थे और जवान लोग भी, उसके पास से गुजरने पर एक आदमी ने ऊंची आवाज़ में नारा लगाया। क्या लगाया? एक आदमी ने ऊंची आवाज़ में नारा लगाया। क्या लगाया? कौमी नारा, वंदे मातरम, बोल भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। इसके बाद सहसा केवल क्षण भर की चुप्पी के बाद कुछ ही दूरी पर, जहां एक और गली इस गली को काट गई थी, एक और नारा उठा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद। नत्थू ने झट से मुड़कर देखा। 3 आदमी गली के मोड़ पर से सहसा प्रकट हो गए थे और नारे लगाने लगे थे। नत्थू को लगा जैसे गली के बीचों बीच खड़े हुए गान मंडली का रास्ता रोके खड़े हैं। इन 3 आदमियों में से एक के सिर पर रूमी टोपी थी और आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा था। वह आदमी गली के बीचों बीच खड़ा मंडली को ललकारता हुआ सा बोल रहा था, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, इसके साथ मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं है। इसका जवाब मंडली की ओर से एक बड़ी उम्र के आदमी ने दिया, कांग्रेस सबकी जमात है। क्या दिया दोस्तों? कांग्रेस सबकी जमात है, हिंदुओं की, सिखों की, मुसलमानों की। आप अच्छी तरह जानते हैं महमूद साहब, आप भी पहले हमारे साथ ही थे।
और उस वयोवृद्ध ने आगे बढ़कर रूमी टोपी वाले आदमी को बाहों में भर लिया। उस वयोवृद्ध ने आगे बढ़कर रूमी टोपी वाले आदमी को बाहों में भर लिया। मंडली में से कुछ लोग हंसने लगे। रूमी टोपी वाले ने अपने को बाहों से अलग करते हुए कहा, यह सब हिंदुओं की चालाकी है बख्शी जी, हम सब जानते हैं। आप चाहे जो कहें, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकती। दोनों मंडलियां एक दूसरे के सामने खड़ी थी। लोग बतिया भी रहे थे और एक दूसरे पर चिल्ला भी रहे थे। वयोवृद्ध कांग्रेसी कह रहा था, वह देख लो, सिख भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। वह अजीज सामने खड़ा है, हकीम जी खड़े हैं। अजीज और हकीम हिंदुओं के कुत्ते हैं। हमें हिंदुओं से नफरत नहीं, इनके कुत्तों से नफरत है। उसने इतने गुस्से से कहा कि कांग्रेस मंडली के दोनों मुसलमान खिसिया गए। मौलाना आज़ाद क्या हिंदू हैं या मुसलमान? वयोवृद्ध ने कहा, वह तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। मौलाना आज़ाद हिंदुओं का सबसे बड़ा कुत्ता है, गांधी के पीछे दुम हिलाता फिरता है, जैसे ये कुत्ते आपके पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। इस पर वयोवृद्ध बड़े धीरज से बोले, आज़ादी सबके लिए है, सारे हिंदुस्तान के लिए है। हिंदुस्तान की आज़ादी हिंदुओं के लिए होगी। आज़ाद पाकिस्तान में ही मुसलमान आज़ाद होंगे। तभी गान मंडली में से एक दुबला पतला सरदार मैले कुचैले कपड़े पहने और बगल में बेंत दाबे हुए आगे बढ़ आया और चिल्लाकर बोला, पाकिस्तान मेरी लाश पर, पाकिस्तान मेरी लाश पर। इस पर कांग्रेस मंडली के लोग हंसने लगे। चुप ओए चुप, किसी ने उसे चुप कराने को कहा। नत्थू को भी उसकी तीखी खरज आवाज़ सुनकर अटपटा लगा था। लोगों को हंसता देखकर उसने समझ लिया कि यह कोई सनकी आदमी होगा, पर वह बोले जा रहा था, गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान उनकी लाश पर बनेगा, मैं भी पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। लोग फिर हंसने लगे। गुस्सा थूक दो जनरल, गुस्सा थूक दो जर्नेल, बस बस जर्नेल, कभी चुप भी रहा करो, बख्शी जी ने कहा। इस पर जर्नेल बिगड़ उठा, मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज का आदमी हूँ, मैं सबको जानता हूँ, आपको भी जानता हूँ। लोग हंसने लगे। पर जब गान मंडली आगे बढ़ने लगी तो रूमी टोपी वाले ने रास्ता रोक लिया। आप इधर से मत जाइए, यह मुसलमानों का मोहल्ला है। क्यों? वयोवृद्ध बोला, आप सारे शहर में पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, कोई आपको रोकता है? और हम तो सिर्फ हुब्बुल वतनी के गीत गा रहे हैं। इस पर रूमी टोपी वाला कुछ पिघल सा गया, पर बोला, आप लोग जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन हम इन कुत्तों को तो अपने मोहल्ले में नहीं घुसने देंगे। और उसने फिर दोनों बाह फैला दी, मानो गली का रास्ता फिर से रोक रहा हो। तभी नत्थू ने देखा, रूमी टोपी वाले से थोड़ा हटकर पीछे की ओर मुराद अली खड़ा था। उसे देखते ही नत्थू का सारा शरीर झंझना उठा। यह कहाँ से पहुँच गया है? नत्थू दीवार के साथ साथ सरकता हुआ गान मंडली के पीछे हो गया। मुराद अली ने कहीं देख तो नहीं लिया, गान मंडली के सदस्यों के पीछे खड़ा वह सचमुच छिप सा गया। यहाँ से उसे मुराद अली भी नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर स्तब्ध सा खड़ा रहने के बाद उसने सिर टेढ़ा करके देखा, मुराद अली वहीं पर खड़ा था और दूर से बहस में उलझे लोगों की बातें सुन रहा था। नत्थू धीरे धीरे पीछे की ओर सरकने लगा। जब तक ये लोग बहस में उलझे रहेंगे, मुराद अली भी शायद वही बुत बना खड़ा रहेगा। यही मौका है यहाँ से निकल भागने का। अगर मुराद अली ने देख लिया है तो वह ज़रूर डेरे पर पहुँच जाएगा और जवाब तलबी करेगा। कुछ दूर तक सरकते रहने पर नत्थू ने सहसा पीठ मोड़ी और तेज चलने लगा और शीघ्र ही गली का मोड़ मोड़कर आंखों से ओझल हो गया और सरपट भागने लगा। तो ये दोस्तों था तमस उपन्यास का तीसरा अध्याय। अब दोस्तों हम इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे तमस उपन्यास का चौथा अध्याय। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ पहुंच सके और हमारा प्रयास सार्थक हो सके। प्लेलिस्ट में दोस्तों सभी रचनाएं जो भी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं सभी उपलब्ध हैं, उनका जा कर के पूरे विस्तार से अध्ययन करिए आप लोग। फिर मिलते हैं इसके आगे, तब तक चैनल में बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।